हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। तो आज मैं डोनाल्ड ट्रंप के एक स्टेटमेंट के बारे में बताऊंगी। ही सेड दैट ईरान्स न्यूक्लियर फैसिलिटीज शुड बी अटैक्ड फर्स्ट एंड देन वी शुड वरी लेटर। पहले अटैक कर दो ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर, बाद में सोचते रहना। नाउ आई शो इट दैट दिस इज डिफिकल्ट हियर। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ये सोच रहे होंगे कि अच्छा, ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर अटैक कर देते हैं। अब ईरान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी एक बार डैमेज हो गई तो इनके पास रिस्पांस के लिए लिमिटेड ऑप्शंस बचा करेंगे, बिकॉज इनकी कैपेसिटीज आर लिमिटेड विज़ वेस्टर्न एलाइज एंड इजराइल, बिकॉज इनके ऊपर, ईरान के ऊपर मल्टीपल डेकेड से सैंक्शंस लगे हुए हैं। बट आई शो इट हाउ दिस नोशन इज अ वेरी रिस्की नोशन। फर्स्टली न्यूक्स इन्वॉल्व हैं, उसके अलावा भी, एंड अदर देन दिस ईरान के रेजिम को टॉपल करना हाउ डिफिकल्ट इट इज बिकॉज ऑफ द डेस्टिनी ऑफ ज्योग्राफी। ज्योग्राफी डिफाइंस द डेस्टिनी इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसके पहले मैंने आपको एक समझाई थी बात, कैसे ईरान में अलग अलग माइनॉरिटीज़ हैं और ये एथनिक माइनॉरिटीज़ कैन लीड टू फॉल ऑफ द ईरानियन रेजिम एंड मेनी ऑफ देम माइट बी जस्ट वेटिंग फॉर सम एक्शन ऑफ इजराइल। क्योंकि सेलिब्रेशंस हुए हैं कि ठीक है, ईरान ने इजराइल पर एक्शन किया, अब इजराइल रिस्पॉन्ड करेगा, तो थैंक यू इजराइल करके काफ़ी सारे ऐसे सेलिब्रेशंस हुए हैं यूएस में, ईरान के अंदर भी। बट टुडे आई विल शो हाउ दिस इज डिफिकल्ट, हाउ दिस इज वेरी टफ टू इंश्योर, बिकॉज ईरान इज जस्ट लाइक अ फोर्ट्रेस इन टर्म्स ऑफ इट्स जोग्राफिकल लीनेज। और हम देखेंगे कैसे इट इज़ वेरी प्रोटेक्टेड एंड दैट इज़ वाई फ्रॉम डेकेड्स इट हैज़ बीन एबल टू सर्वाइव। लेकिन उसके पहले एक डिस्कशन न्यूक्लियर अटैक पर। क्या न्यूक्लियर अटैक पॉसिबल है? क्या ऐसा कुछ सोचा जा रहा है? फर्स्टली, इफ यू डोंट हैव द एंटायर इंफॉर्मेशन ऑफ द एनिमी हियर, दो पॉसिबिलिटीज है। या तो इजराइल को पूरी इंफॉर्मेशन है ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज की, या तो नहीं है। नहीं है इज लाइकली, क्योंकि ईरान ने IAEA ऑफिशियल्स की एंट्री बंद कर रखी है पिछले कुछ साल से। इन्होंने IAEA के जो कैमरास थे उनको भी तोड़फोड़ दिया था और अपने आप की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को वर्ल्ड से छुपा कर रखा है। तो अब ये कहाँ कहाँ पर कितनी डेवलप कर रहे हैं, ये एग्जैक्ट नंबर नहीं पता है। ऐसे केस में अगर आप अटैक करते हो, मान लो आपने इस्फहान पे अटैक किया, क्या पता फोर्डो, नतांज या फिर यहाँ पर भी कुछ फैसिलिटीज़ हो जिनसे एक रिस्पॉन्स आ सकता है। और जब न्यूक्लियर अटैक का रिटेलिएशन आएगा, that will be a very massive retaliation upon Israel. That is why ये रिस्क तो हम नहीं ले सकते। सेकेंड पॉसिबिलिटी इज कि अगर इसराइल को पता है पूरी फैसिलिटीज के बारे में, तब भी एक रिस्क है। मान लो मोसाड ने अंदर तक ईरान में कंप्लीटली इन्फिल्ट्रेट कर दिया है विद इन देयर न्यूक्लियर प्रोग्राम एंड दे नो ईच एंड एवरी वेपन ऑफ ईरान, और इन्होंने स्ट्राइक्स को प्लान किया है। अब मान लो स्ट्राइक करती है इजरायली वेपन्स यहाँ फोर्डो और नतांज नाम की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर। ऐसी बहुत सारी फैसिलिटीज़ ईरान की अंडरग्राउंड है। नतांज पार्शियली अंडरग्राउंड है, फोर्डो फुल्ली अंडरग्राउंड है। ऐसे में अगर कुछ वेपन बच गया और ईरान उसका फ्यूचर में यूज़ कर लेता है, अगेन दैट्स अ मैसिव रिस्क। अंडरग्राउंड फैसिलिटीज़ कंप्लीटली डैमेज हो जाएं बाय ह्यूज मैसिव स्ट्राइक्स, दैट इज़ नॉट कंपल्सरी, 100% श्योर नहीं होते हम। And if we want to attack the nuclear facilities of a country, one has to be 100% sure in terms of strategy. Otherwise, it's a massive risk you are taking of a massive retaliation from the other side, which you can't afford. Otherwise, आपकी खुद की domestic population पर एक बहुत बड़ा threat है। That's there. अब आ जाते हैं बाकी के claims की तरफ and about explaining that why geography is defining the destiny of Iran and why it is letting this survive, why this regime is surviving because of its geography itself. उसके पहले एक टाइमलाइन देख लो just to make sure। अगर कुछ क्लेम्स है, बहुत लोग बोलते हैं कि ईरान ने न्यूक्लियर एनरिचमेंट नहीं किया, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट दे हैव डन सफिशिएंट न्यूक्लियर एनरिचमेंट, बिकॉज ये टाइमलाइंस आपको समझा रही होंगी कैसे ईरान ने जो कैप्स हैं, सेंट्रीफ्यूज रिसर्च है, उसको बढ़ाया है। नवंबर 2019 में यूरेनियम एनरिचमेंट किया नतांज के आसपास, फिर उन्होंने नतांज फ्यूल एनरिचमेंट को लीड किया। आप देखो यहाँ भी नतांज का नाम है, सेंट्रीफ्यूजेस को नतांज फ्यूल फैसिलिटी, बार बार ये नाम आ रहे हैं, राइट, नतांज और फोर्डो, बिकॉज दीज आर इंपॉर्टेंट और ये पता है कि यहाँ पर एनरिचमेंट हुआ है। बाय द वे, ये सेम जो न्यूक्लियर सेंट्रीफ्यूजेस से एनरिचमेंट है, ये सेम टॉपिक इंडिया में डिस्कस नहीं होता। भारत भी न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट करता है, लेकिन हमारे यहाँ सेंट्रीफ्यूजेस क्यों कभी डिस्कस नहीं होते? वाई आर न्यूक्लियर ट्रेजेक्ट्री इज डिफरेंट फ्रॉम ईरान? एक बार इस पर अगर आपको पता है कॉमेंट जरूर करना। दोज हु नो जस्ट कॉमेंटेड फॉर द इंफॉर्मेशन फॉर रेस्ट ऑफ अस। अब आ जाते हैं एक क्लेम पर, दिस इज IAEA। ऐसा IAEA बोल रहा है कि ईरान के पास इतना सफिशिएंट न्यूक्लियर एनरिचमेंट है based on predictions that they can just develop
अ न्यूक्लियर वेपन विद इन 1 वीक। और अभी इस वीक जो सारी एक्शंस हुई हैं मिडिल ईस्ट में, बेस्ड ऑन दैट दे माइट हैव आल्सो स्टार्टेड डेवलपिंग दिस। अब आ जाते हैं ज्योग्राफी पर। देखिए, ईरान इज लाइक अ फोर्ट्रेस बिकॉज इट इज सराउंडेड बाय माउंटेन्स फ्रॉम ऑल दी 3 साइड्स। नॉर्थ में एल्ब्रूज माउंटेन्स है, वन ऑफ द हाईएस्ट माउंटेन्स ऑफ द कॉकेसस रीजन, विच प्रोटेक्ट्स द कंट्री फ्रॉम अजरबैजान एज वेल एज टर्की। बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉर्डर बनाता है ये। इसी के साथ साथ कैस्पियन सी में भी ईरान को इससे मल्टीपल एडवांटेजेस होते हैं, बिकॉज यहाँ पर माउंटेन है और इससे आप प्रोटेक्टेड हो, बट यू कैन लॉन्च समथिंग इन टू द कैस्पियन सी व्हेन द टाइम कम्स अप। ऐसे ही यहाँ पर जगरोज माउंटेन्स है इन द साउथ एंड वेस्ट ऑफ द कंट्री, जो एल्ब्रोज माउंटेन से जाकर मिल जाते हैं, एंड दैट इज वाई टर्की से बॉर्डर काफ़ी सिक्योर है, इराक से भी बॉर्डर काफ़ी सिक्योर है एक्सेप्ट फॉर दिस लैंडमास। इसके बाद भी, इस लैंडमास के बाद भी जगरोस माउंटेन्स है। कोस्ट लाइन भी अराउंड 2000 किलोमीटर से ज़्यादा की ईरान की कोस्ट लाइन है। अब आप सोच रहे होंगे अभी तक अमेरिका ने कभी सोचा क्यों नहीं कि बहरेन से या दूसरे किसी मिलिट्री बेस से, गल्फ साइड से कोई अटैक प्लान कर दें, बिकॉज ऑफ द सेम जगरोस माउंटेन्स। थोड़ी डिफिकल्टी होती है। सो ईरान इज प्रोटेक्टेड ऑन द कोस्ट ऑल्सो बिकॉज ऑफ द माउंटेन चेंज। लेकिन ईरान खुद अगर चाहे तो पर्शियन गल्फ में कुछ न्यूसेंस वाली एक्टिविटीज़ को कर सकता है, एंड दैट्स अ मेजर थ्रेट है। दैट इज वाई इट इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम हेयर ऑल्सो, फ्रॉम अफगानिस्तान ऑल्सो, बिकॉज ऑफ द स्मॉलर हिल्स ईरान इज मोर और लेस प्रोटेक्टेड है। अगर मान लो यहाँ जो लोअर लाइंग हिल्स है वहाँ से कोई पेनेट्रेट कर जाता है, मान लो पाकिस्तानियों को हीरा मंडी को पैसा दे दिया कि जाओ, पैसा दे दिया तुमको, जाकर अटैक कर दो इस देश के अंदर, तो मान लो ये लोग ये प्लेन सिस्तान बलूचिस्तान साइड से यहाँ पर अंदर आ भी जाते हैं, तो डेजर्ट्स हैं, दश्ते काफिर, दश्ते लूत, अगेन रिसोर्सेज उतने मिलेंगे नहीं, थोड़ा सा डिफिकल्टी होगी। सो दिस इज डिफिकल्ट टू पेनेट्रेट इनटू तेहरान हियर, बिकॉज तेहरान इज ऑल्सो प्रोटेक्टेड बाय एल्ब्रूज एंड जगरोस। एल्ब्रूज से स्पेसिफिकली आप देख ही रहे होगे, दैट इज देयर। अब एक फैक्टर पर आ जाते हैं, जैसा हमने पहले देखा है, बिकॉज ऑफ द सेम माउंटेन्स, जो काविर और लूत डेजर्ट का पूरा कल्चर है दैट इज शिया पर्शियन, लेकिन बाकी यहाँ पर माउंटेन्स में बहुत सारी एथनिक माइनॉरिटीज़ हैं। तो जो ब्लेसिंग है वही कर्स है। कर्स इज एथनिक माइनॉरिटीज़ यहाँ रहती है, ब्लेसिंग इज कि ये माउंटेन्स हैं तो ये ईरान को प्रोटेक्ट करते हैं। अब आई शो दैट हाउ दिस कर्स माइट नॉट बी एन इफेक्टिव कर्स। कैसे? क्योंकि ये जितनी भी माइनॉरिटीज़ हैं सब शिया वर्जन ऑफ इस्लाम को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करती हैं टू अ सर्टेन डिग्री, अलग अलग तरीके से लेकिन करती हैं। दिस लाइज इन द फैक्टर ऑफ हिस्ट्री, इसको हम समझेंगे, लेकिन उसके पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। अगर आप पटना या बिहार से बिलोंग करते हैं तो आप अनअकैडमी के पटना सेंटर पर विजिट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आपके लिए यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए आपके लिए कुछ सीरियस ऑप्शंस हैं। दिल्ली में करोल बाग में इंग्लिश मीडियम में, मुखर्जी नगर में हिंदी मीडियम में, और दिल्ली के बाहर प्रयागराज में हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम में। ये सिर्फ फाउंडेशन कोर्स नहीं है, ओवरऑल आपको पढ़ाया जाता है। करंट अफेयर्स, सीसैट, एसे, टेस्ट सीरीज, मेंटरशिप, सारे आपको कंपोनेंट्स मिल जाएंगे, कॉम्प्रिहेंसिव गाइडेंस मिल जाएगी। टू जस्ट इंक्वायर यू हैव टू रीच द सेंटर्स, टॉक, काउंसलिंग करवा सकते हो, अपनी एग्जाम के बारे में पूछ सकते हो फॉर फर्दर गाइडेंस। अदरवाइज भी इंक्वायरी कर सकते हो, अगर आ नहीं सकते हो आप, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक पर क्लिक करके। लाइकवाइज अनअकैडमी ऐप है, इसके बारे में भी आप डाउनलोड कर सकते हो इसको बाय क्लिकिंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। बैक टू 500 ईयर्स बिफोर 1501, इस्माइल शाह जब इन्होंने अजरी लैंड पर अपनी सफाविड डायनेस्टी को स्टार्ट किया था, ही वॉज अ अजरी पर्सन, मतलब माइनॉरिटी विद इन पर्शिया। लेकिन अब इन्होंने अपनी पूरी सफाविड डायनेस्टी को अपने इंटेलेक्चुअल कैपिटल, मिलिट्री प्रावेस से पूरा स्प्रेड कर दिया और पूरा पर्शिया सफाविड डायनेस्टी के अंदर आ गया। नाउ दिस विल चेंज द एंटायर डेस्टिनी ऑफ पर्शिया, बिकॉज इसके बाद डिस्पाइट बिलोंगिंग टू अ माइनॉरिटी ग्रुप, what Ismail Shah accepts is that now the official religion of Persia will be Shia Islam. That was a landmark event in 1501 जब ऐसा डिसाइड हुआ। इसके पहले जितने इस्लामिक कैलिफेट्स आए थे सबने कहा हमारा जो ऑफिशियल रिलीजन है दैट इज सुन्नी इस्लाम। अब ये बोल रहे हैं हमारा ऑफिशियल रिलीजन शिया इस्लाम है, और अब मल्टीपल माइनॉरिटीज इसी शिया इस्लामिक कल्चर से इन्फ्लुएंस्ड होंगे। मेन लैंड तो था ही, तो मेन लैंड शांत रहा अगेंस्ट सफाविड डायनेस्टी को, शाह रिजीम को इन्होंने कंप्लीटली एक्सेप्ट किया। लाइकवाइज इन माइनॉरिटीज़ ने भी इस रिजीम को कंप्लीटली एक्सेप्ट किया। तो एक कल्चरल रिवोल्यूशन आया और पूरे पर्शिया को एक साथ बांध कर ले गया। और आज भी इस कल्चरल शिया कल्चर के इन्फ्लुएंसेस आप देखो एंटायर ईरान में, इंक्लूडिंग विद इन इट्स माइनॉरिटीज़, एथनिक माइनॉरिटीज़, ऑल्दो देयर इज़ वन एक्सेप्शन, एंड दैट वन एक्सेप्शन इज ऑफ कोर्स द बलूच पीपल है, जो पाकिस्तान के बलूच लोगों से ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड रहते हैं।
राइट। और ये बलूच इंसर्जेंसी दोनों ईरान और पाकिस्तान के रिजीम के खिलाफ चलती है, बट बिकॉज इससे पाकिस्तान भी इन्फ्लुएंस्ड है और ईरान भी इन्फ्लुएंस्ड है, सो यू कैन एक्सेप्ट सर्टेन लेवल ऑफ बॉनहोमी बिटवीन ईरान एंड पाकिस्तान। अगर ऐसा नहीं भी होता है, मान लो यूएस पाकिस्तान को पैसे देता है, पाकिस्तान एनीवेज है हीरा मंडी, तो पैसे दे दिए, अब पाकिस्तान से यहाँ बलूचिस्तान से सिस्तान बलूचिस्तान और लार्जर मेजॉरिटी लैंड्स की तरफ सॉर्ट ऑफ एक रिबेलियन आता भी है, दैट विल टेक टाइम बिकॉज दीज आर डेफिनेटली माइनॉरिटीज़ और इनको ईरानियन रिजीम ने अच्छे से कंट्रोल और एक तरीके से सप्रेस भी करके रखा है, दैट इज़ देयर। सो मल्टीपल माइनॉरिटीज़ आर देयर, लेकिन थ्रेट फिर भी कम है बिकॉज इनको ज्योग्राफी और कल्चर ने एम्बेड करके रखा है। लाइकवाइज एक और थ्रेट है, पर आप देखो यहाँ पर, अब आप बोलोगे कि ये जो हुतीज़ हैं इनको इम्पैक्ट कर देते हैं, तो इनको भी इम्पैक्ट करना इतना ईजी नहीं है। इनफैक्ट ईरान हुतीज़ को अपने यूज़ के लिए यहाँ पर पूरा कंट्रोल करता है। जैसे हमास के ऊपर इजराइल ने एक्शंस लिए तो हुतीज़ को उस टाइम एक्टिवेट कर दिया, बिकॉज अगेन दिस स्ट्रेट ऑफ बाबल मंडरेब इज अ सिग्निफिकेंट चोक पॉइंट, और मेजॉरिटी जो ट्रेड होता है वो यहाँ से हुतीज़ डिस्टर्ब कर सकते हैं। नॉट जस्ट दिस, अगर पर्शियन गल्फ में ईरान के ऊपर कुछ एक्शन लेने की कोशिश होती है, सो ईरान कैन स्टॉप द फ्लो फ्रॉम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हियर, और वर्ल्ड का जो मेजॉरिटी ऑयल है, क्रूड का ट्रेड है, वो यहाँ से निकलकर अरेबियन लैंड्स, यहाँ कोस्ट से निकलकर एक्चुअली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पास होता है। सो अगेन ईरान एज अ लेवरेज इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। दैट इज़ वाई इट्स डिफ़िकल्ट कि आप ईरान को कहीं ना कहीं से कुछ कंट्रोल करने की कोशिश करो या फिर उसको एज सच कन्वेंशनल स्ट्रैटेजी से सब्जुगेट करने की कोशिश करो, बिकॉज कन्वेंशनल स्ट्रैटेजी हैज़ इट्स ओन लिमिटेशंस है। जब लैंड मास वास्ट हो, जब लैंड मास को प्रोटेक्ट करते हुए मल्टीपल जोग्राफिकल बैरियर्स हों, जब रिजीम अथॉरिटेरियन हो, सेंट्रलाइज्ड हो और सप्रेशन करने के काबिल हो कम्प्लीटली, सो दैट इज़ देयर। लेकिन तब भी कुछ लिमिटेशंस हैं। सिस्तान बलूचिस्तान वाला इज़ अ मेजर लिमिटेशन। ऐसे ही यहाँ पर कुछ माइनॉरिटीज़ हैं, जैसे ये जो शिया अरब्स हैं, दे कंट्रोल ऑयल एंड दे हैव देयर किथ एंड किन अक्रॉस इराक ऑल्सो, तो शिया अरब्स को यूज़ कर सकते हैं। लाइकवाइज एजरीज आर नाउ नॉट दैट मच अ फ्रेंड ऑफ ईरान, इनको यूटिलाइज कर सकते हैं। माउंटेन पासेस के बीच में गैप्स को यूटिलाइज कर सकते हैं। अफगानिस्तान के वास्ट लैंडमास को यूटिलाइज कर सकते हैं, बिकॉज हेयर द हिल्स आर स्लाइटली लो। करना चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, बट द पॉइंट इज it will be difficult definitely, and that is why Israel will have to deeply penetrate in the Iranian system if it has to respond, if it has to ensure an effective response here. बाकी आपको इस टॉपिक के बारे में क्या लगता है बताइएगा ज़रूर, लाइक शेयर कमेंट। थैंक यू।